हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इंसॉल्वेंसी अकाउंट दिवालिया खाते की सीरीज चल रही है हमारे चैनल की, और जिसमें अब मैं धीरे धीरे न्यूमेरिकल वाले पोर्शन की ओर आगे बढ़ता हूं और आपको आज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट दोनों के बारे में बताता हूं। और एग्जाम में यही दो बनाने के लिए आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने पूरी थ्योरी आपको बता दी कि दिवालिया खाते क्या हैं, ये क्यों बनते हैं, कोई व्यक्ति दिवालिया कैसे करके होता है, ओके, और इसमें कौन कौन से एक्ट काम करते हैं, वो एक्ट में क्या डिफरेंस है एक दूसरे में। ये सारी वीडियोज इससे पहले आप देख लीजिएगा, तब ये न्यूमेरिकल की ओर आगे बढ़िएगा। इस चैप्टर से दोस्तों 20 मार्क्स से लेकर के 28 मार्क्स तक का जो एग्जाम है उसमें आ जाता है। और अगर आप मेरी क्रम से सारी वीडियोज देख रहे होंगे, 100% इस चैप्टर को मैं आपको क्लियर करा दूंगा। देखिए, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसमें 3 चैप्टर अगर आपके क्लियर हैं, रॉयल्टी अकाउंट, इंसॉल्वेंसी अकाउंट एंड वॉइस अकाउंट, तो समझ लीजिएगा कि आपका जो बेस है बिल्कुल इस बुक का मजबूत बन चुका होगा। और ये तीनों चैप्टर के साथ ही नहीं, पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसी चैनल पर आपको पूरी मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित होने के लिए न्यायालय में प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र देता है, तो हमारे लिए उसको फॉलो करने के लिए, उसे इंसॉल्वेंट घोषित करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए 2 अकाउंट्स मेनली तैयार किए जाते हैं। 2 अकाउंट्स नहीं है, अकाउंट तो डेफिशिएंसी है, ये एक प्रकार स्टेटमेंट है ये, ओके। तभी तो लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स, ये चैप्टर का नाम है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इसको हम आज समझते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के आगे यहां पर ऑफ के बाद जिस व्यक्ति ने एप्लीकेशन दी है, ओके, कोर्ट में कि मैं दिवालिया घोषित होना चाहता हूं, मुझ पे कर्ज अधिक हो चुका है और मेरी एसेट्स कम है, उसका नाम लिख दिया जाता है। तो थोड़ी देर के लिए यहां पर मान लेता हूं मैं कि कोई व्यक्ति एक्स है, ओके। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर जरूर शब्द यहां पर लगा देंगे, ओके। इसके बाद में एज ऑन, जिस डेट के लिए वो दे रहा है वो डेट डाल दी जाएगी। तो मैंने यहां पर कोई डेट नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से यहां पर डाल दी है डेट। अब यहां पर कॉलम कितने खींचते हैं, देखिए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये लायबिलिटी साइड के हो गए। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये असेट साइड के हो गए। हो सकता है आपके गुरुदेव ने ये वाला कॉलम ना बनाया हो और बुक वैल्यू अंदर ही दिखा दी हो। अगर हम इस लाइन को अगर रिमूव कर देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये खींच देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टीचर्स का अपना अपना पढ़ाने का मेथड्स है, ओके। और यहाँ पर हमें क्या करना है, असेट्स साइड को में असेट्स को ही लिखना है। तो जब ये लाइन खींची हुई नहीं होगी तो फिर यहीं पर हम सिंपली लिखते चले जाएंगे और जो एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है वो बाहर लिखते हुए चले जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं 3 कॉलम्स की। दोस्तों, इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को तैयार करने में हमें 8 लिस्टें बनानी पड़ती हैं, और 8 लिस्टें आपको अगर याद करवाई गई हों तो मैं ऐसी ट्रिक समझा रहा हूं जो याद ही नहीं करना है कुछ भी, आप बस समझ लीजिएगा ध्यान से, सबका सब समझ में आ जाएगा। समझते हैं दोस्तों, ग्रॉस लायबिलिटी में तो जितनी लायबिलिटी होगी लिस्ट बनाओगे उससे पहले डालती हुए चले जाएंगे, वो न्यूमेरिकल में हमें फिल करना है, अभी नहीं करना। यहां पर सबसे पहले आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, ओके, इस तरह से रख दीजिएगा। पहली लिस्ट हमारी होती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, दूसरी होती है फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। तीसरी होती है दोस्तों पार्टली सिक्योर्ड, PARTLY, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। और चौथी जो होती है प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। 4 लिस्टें दोस्तों होती हैं। अब देखो, इन चारों को आप याद कैसे करके करेंगे। देखो, पहला हमारा अनसिक्योर्ड है, दूसरा
फुली सिक्योर्ड है, तीसरा पार्टली सिक्योर्ड है, चौथा प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं। ओके, अब इनको याद करने का सबसे सरल तरीका यह है कि जब इन लिस्टों को तैयार करो तो नीचे से तैयार करना है। आपके लिए ए बी सी डी की जगह पर सरलता से अगर तैयार करना है तो नीचे से तैयार करना है। सबसे पहले जितना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पैसा होगा वो यहां पर डालिए। मैं न्यूमेरिकल सिखा रहा हूं कि न्यूमेरिकल कैसे करके आपको इजी लगेंगे। ओके, जितना आपके लिए प्रेफरेंशियल पैसा हो वो सब यहां पर ग्रॉस में डालिए और ग्रॉस में डालने के बाद में उनके नाम लिखेंगे। ओके, जैसे गवर्नमेंट लोन है कोई या कुछ भी है उसको अंदर ही लिखेंगे। अंदर लिखने के बाद में यहां से लिखेंगे लेस और यहां पर लिख देंगे पेड, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का पैसा पेड किया जाता है। जो उधर से एसेट्स आएंगी सबसे पहले इनको पे किया जाता है। इनका यहां पर जो पैसा है आना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लगभग इतनी तो पैसा हो ही जाता है जो सब संपत्तियों बेचने के बाद कि इनका पेमेंट हो जाए। तो ये कौन से हैं? प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स का हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्वाधिकार लेनदार। क्योंकि मेरे चैनल पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट हैं, तो न्यूमेरिकल तो हमें टोटल इंग्लिश में ही सॉल्व करना है दोस्तों, हिंदी में नहीं पढ़ा पाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमें जितना भी प्रिफरेंशियल पैसा है वो सबसे पहले पे करना है, यहाँ पर कुछ नहीं आता। अब हम बढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ेंगे तो दूसरे नंबर पे इन पार्टली को आप पकड़िएगा। पार्टली का मतलब क्या होता है? इन्होंने लोन तो दिया 20,000 का और गिरवी रखी संपत्ति कम की। ओके, जैसे माइनस करेंगे सिक्योरिटी रखी मात्र 15,000 की, तो जो 20,000 पैसा लिया था वो 20,000 तो आप इधर डाल दीजिए एग्जाम्पल के रूप में, और 5,000 रुपए देने को रहेंगे तो वो आ जाएंगे आपके यहां पर। समझ गए आप? कर्जा कितना लिया? 20,000, गिरवी कितने रखी हुई है? संपत्ति 15,000 की। तो अगर इनके लिए कुछ भी ना दिया जाए तो इनका पैसा कितना देने को रह जाता है? 5,000। उम्मीद है समझ रहे होंगे। यहां पर सरकारी पैसा है, अगर 2,000 था तो 2,000 यहां पर, 2,000 यहां पर, उधर से जो संपत्तियां निकल के आएंगी वो 2,000 रुपए सबसे पहले कट जाएंगे, तब कोई संपत्ति आगे बढ़ेगी। ओके, अब हम बढ़ते हैं फुली सिक्योर्ड की ओर। फुली सिक्योर्ड मान लीजिएगा ये अगर 10,000 के थे तो कर्जा यहां पर इनका दिखेगा इस तरह से 10,000। लेस करेंगे सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी इन्होंने रख ली होगी 15,000 की या ज्यादा की। अब यहां पर क्या होगा? ये 5,000 रुपए इनके पास में कैसे हो गए? सरप्लस। एज पर कंट्रा लिखा जाता है। एज पर कंट्रा का मतलब होता है वह अमाउंट जो दोनों ओर आती है। ओके, ये 5,000 रुपए भैया एक्सेस हैं, संपत्तियों में बाद में जोड़ दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा पेपर में गलती इन्हीं को जोड़ने में होती है। स्टूडेंट सब असेट्स इधर की जोड़ते चले जाते हैं, इनको भूल जाते हैं। जहां जहां गलतियां होती हैं मैं न्यूमेरिकल जब पढ़ाऊंगा, मात्र दोस्तों 10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, 10 में पूरा चैप्टर ना रटवा दूं, मुझसे शिकायत करना आप, बस देखते रहिएगा आप क्रम से। अब यहां पर 5,000 एक्स्ट्रा है तो यहां पर भी कोई अमाउंट नहीं आएगी। अब बात करते हैं 1, 2, 3 को छोड़ करके जितने भी दोस्तों क्रेडिटर्स बचे वो सब अनसिक्योर्ड होंगे। ओके, वैसे इसमें होता क्या क्या है? इनमें ट्रेड पेबल्स होते हैं, ओके, क्रेडिटर्स होते हैं, बीपी होते हैं, ओके, और बिल डिस्काउंटेड होते हैं। ये जितने भी होते हैं इनकी अमाउंट अंदर लिख करके बाहर कर दी जाती है। ओके, यहां का पैसा नहीं आता है दोस्तों, कुछ भी यहां नहीं लिखा जाता है। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में इन सब का क्या आता है? टोटल आता है। अगर ये सब, ये 2,000, ये 4,000, ये 5,000, ये 3,000 सब है तो सबका टोटल यहां पर और वही सब टोटल यहां पर। तो मोस्टली एग्जाम में आपके लिए सिर्फ 2 ही अमाउंटें यहां पर ज्यादातर एक्सपेक्टेड मिलेंगी, एक ये और एक ये। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि फुली सिक्योर्ड है। फुली सिक्योर्ड का मतलब है कोई पैसा इनके लिए है ही नहीं। इन्होंने जब ऐसे व्यक्ति को पैसा दिया था तो उसको पैसा दिया 10,000 और उसकी संपत्ति कब जाई? 20,000। तो भैया सुरक्षित हो गया, पूरा सुरक्षित हो गया तो लायबिलिटी में तो आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड टू रैंक यानी उम्मीद करते हैं कि कितना पैसा देना है, उसमें इनको कोई भी पैसा नहीं देना होता है, उल्टा उनके पास में और ज्यादा संपत्ति होती है, इनसे लेना होता है। ओके, तो कुल मिलाकर के 4 लिस्टें समझ में आई होंगी। क्रम कैसा है? अनसिक्योर्ड, फुली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल। ओके, सॉल्व नीचे से करेंगे तो थोड़ा और इजी पड़ेगा, क्योंकि यहां का सब बचा हुआ पैसा यहीं पे डाला जाता है। यहां पहले डाल दोगे, यहां बाद में डालोगे, तो यहां का बचा हुआ पैसा क्या फिर से ऊपर डालोगे। इसलिए पढ़ाने का अपना अपना जो तरीका है, मैं तो ऑफलाइन में जो मेरे बैचेस लगते हैं उनको समझाता हूं, बच्चे 2 दिन के अंदर इस चैप्टर को बिल्कुल सीख जाते हैं। ओके,
तो आप भी सीख जाएंगे, 2 दिन नहीं तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। ओके, मेरे सब वीडियो आप वो सॉरी सब कह रहा हूँ, सब मत देखिए, अच्छे लगे तो सारे देखिएगा, मात्र 4-5 वीडियो देखेंगे आप खुद समझ जाएंगे। तो यहाँ प्रिफरेंशियल, यहाँ पार्टली, यहाँ फुली और यहाँ अनसिक्योर्ड। अब हम इनसे तो फ्री हो गए। ओके, और जब बाद में क्या होता है, यहाँ का टोटल यहाँ लगेगा, यहाँ का टोटल यहाँ लगेगा, यहाँ पर 2 ही चीज़ों का टोटल लगेगा। सपोज करो यार अच्छा नहीं लग रहा, ये 30,000 रुपये इनका सबका टोटल है, तो यहाँ पर भी कितने पड़ेंगे, 30,000। इनका सबका टोटल करोगे तो 30, 10, 40 और 20, 60 और 2, 62। नाराज मत होना, एक एग्जाम्पल के रूप में इस क्वेश्चन को ले लिया है। अगर 62,000 अगर यहाँ इनका बन रहा है तो 30 और 5 यहाँ पर 35,000 रुपये ही यहाँ पर पड़ेगा टोटल। अब हम चलते हैं असेट्स की ओर। असेट्स को कैसे करके सीखेंगे, असेट्स को भी समझना बहुत आसान है। बस जब 4 लिस्टें इधर की हैं तो 4 इधर की हैं, लेकिन लास्ट वाली में तो डेफिशिएंसी आ जाती है क्योंकि होती नहीं संपत्ति इनके पास में अतिरिक्त है। तो हम लिखेंगे कैसे, देखिए यहां पर लिखेंगे, डी तक हो गई प्रॉपर्टी, PROPERTY प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट। डी के बाद में क्या आती है, पास में लिख दो, ई आ जाती है। ओके, प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई, और कहीं कहीं पर असेट्स एज पर लिस्ट ई अगर किसी गुरुजी ने समझाया है तो बिल्कुल वो गलत नहीं है, वैसे भी लिख सकते हो। ओके, अब यहां पर बुक वैल्यू का अगर आपने कॉलम खींचा है तो आप क्या करोगे, जैसे मशीनरी लिखी हुई है, मशीनरी मैंने लिखी है तो 20,000 की, लेकिन मार्केट में अब वो 12,000 की सेल हो रही है। इसका मतलब है बुक वैल्यू तो उसकी 20,000 है, बट रिलायंस वैल्यू उसकी कितनी है, ओनली 12,000। तो यहां से और यहां कम हो गया, वही चीज़ तो कमी खाते में लिखी जाएगी, डेफिशिएंसी अकाउंट में यही चीज़ें तो पहुंचाई जाएंगी। इसलिए मैं एक कॉलम और यहाँ पर बढ़वा दिया हूँ। अगर ये ना बढ़ाया हो तो बस ऐसे लिखा रहने दीजिएगा, आपको तब भी समझ लेना है कि थी तो 20,000 की और मिले कितने, 12,000। इसी तरह से यहाँ पर फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक है, कैश, स्टॉक, ये जितनी संपत्तियां हैं वो सब यहां पर आती हैं, लेकिन कितनी, 2 संपत्तियों को छोड़कर। 2 संपत्तियां अगर याद कर ली, सब बची हुई संपत्तियां यहीं पर डाल दीजिए। और वो 2 संपत्तियां कौन सी हैं देखते हैं। यहां आप लिखेंगे बुक डेटर्स एज पर लिस्ट, ई के बाद क्या आती है, एफ आता है। ओके, और ये 3 प्रकार के होते हैं, गुड, डाउटफुल एंड बैड। थोड़ा राइटिंग समझ लेना दोस्तों जल्दी में, और ये वाला कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कोशिश कर लीजिए। बुक डेटर्स एज पर लिस्ट एफ 3 प्रकार के होते हैं, गुड, डाउटफुल एंड बैड। और इसके बाद में BR एज पर लिस्ट, एफ के बाद में क्या आती है, G, और डेफिशिएंसी DEFFICIENCY एज पर लिस्ट H। ओके, समझ लो प्रोफार्मा बनके आपका तैयार हो चुका है दोस्तों। कौन सी चीज किस में जाएगी, कौन सा आइटम किस में जाएगा, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। भैया देखो इसमें तो कुछ डालना नहीं, इसमें तो सब कमी आ जाएगी। इसमें सिर्फ BR आएंगे। BR का मतलब बिल्स रिसीवेबल्स, केवल एक संपत्ति, बिल्स रिसीवेबल्स जितने हो उनको यहां पर अंदर डालना है और इधर बाहर डालना है। जितना पैसा इनसे मिल रहा हो वो बाहर, और जितने के हैं वो अंदर। गुड, डाउटफुल, बैड, ये बुक डेटर्स होते हैं 3 कैटेगरी के। गुड का मतलब है इन पे 10,000 आ रहे हैं तो ये पूरे 10,000 रुपए देने को तैयार हैं। डाउटफुल का मतलब जिन पर 10,000 आ रहे हैं वो 10 नहीं देंगे, वो 4,000 देंगे, वो 6,000 कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे किसी कारणवश। बैड का मतलब है कि 10,000 रुपए आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ले मिले तो ले लियो, हम तो नहीं देंगे। तो दोस्तों इस तरह से बैड वो होते हैं जो पैसा नहीं देते हैं, डाउटफुल वो होते देते तो हैं लेकिन कितना देते हैं ये कोई पता नहीं है। गुड वो होते हैं पूरा का पूरा पैसा दे देते हैं। ओके, सोचते हैं दिवालिया घोषित हो रहा, दे दो इसका पैसा। ये वाले डाउटफुल होते हैं वो कमी निकालते हैं, अरे इतना पैसा कहाँ हो गया, जे वो तुम्हें पता नहीं है, ये तमाम, यानी वो कम करके पैसा देते हैं। और यहाँ पर झगड़ा करने की नौबत नहीं होती है क्योंकि कोर्ट क्या कहता है, सब संपत्तियों से पैसा वसूलो, लेनदारों का भुगतान कर दीजिएगा। तो उम्मीद है कि 3 कैटेगरी ये समझी होंगी, BR समझा होगा। अब यहाँ पर अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 14,000 होता है एक एग्जाम्पल के रूप में। अब इन 2 संपत्तियों को छोड़कर दोस्तों जितने भी बचेंगे वो सब ऊपर। अब देखो एक BR
और दूसरा बुक डेटर्स को छोड़ करके जो भी हो, कैश हो, बैंक बैलेंस हो, स्टॉक हो, डेटर्स हो, घोड़ा गाड़ी हो, बिल्डिंग हो, लैंड हो, ठीक है, कोई भी चीज हो वो सब इसी में भर देंगे और इसके जितने की हैं वो सब अंदर लिखते चलिएगा और जो पैसा मिल रहा है वो बाहर लिखते चलिएगा। यहाँ टोटल मारिए, ये पूरा टोटल यहाँ आ जाएगा, ये जोड़िए फिर से टोटल आ जाएगा, ओके, और BR को जोड़िए फिर से टोटल आ जाएगा। अब आपको इस टोटल में जो 5000 यहाँ पर हैं इनको जोड़ना ना भूलना, क्योंकि यही भूले तो समझ लो यही क्वेश्चन गलत। और जिसने इन स्टेपों को फॉलो कर लिया 100% उसका क्वेश्चन अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि यही वाले 5000 या जो भी मतलब हैं बहुत जल्दी गलत कराते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये बच्चा इधर का सॉल्व करते करते इनको उठाना भूल जाता है। अब ये तो आपने जोड़ लिया, लेकिन याद रखना ये भी गड़बड़ बहुत जल्दी कराते हैं। टोटल संपत्तियां जोड़ने के बाद में जो प्रीफरेंशियल का तुमने इधर पैसा नहीं डाला ये भी घटा देना, और ये लेस करने के बाद में जो बचेगा पैसा वो यहां पर लिखना। और ये 35,000 है, इसका टोटल भी यहां पर 35,000 रहेगा एग्जाम्पल के लिए। और यहां तक हमने सब देखा कि टोटल 30,000 आ रहा है, तो भैया कम कितने पड़े हैं? 5,000। यहां लिखा जाएगा डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट H, और वो भी कितने हजार? 5,000। इसका मतलब यही 5,000 कम पड़े थे जिसके कारण ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट हुआ। उम्मीद है दोस्तों ये प्रोफार्मा समझाया था, इसके बाद आपको न्यूमेरिकल समझाएंगे और अभी एक डेफिशिएंसी अकाउंट के बारे में भी आपको थोड़ा सा अगली वीडियो में हम समझाएंगे, फिर से समझेंगे। इसके लिए उससे पहले थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है बहुत ही इजी है, 4 लिस्ट इधर हैं 4 इधर हैं। इस चैप्टर को तैयार करने का आप प्रयास कीजिए। अगर अभी तक तैयार नहीं हुआ तो आप हमारी सिर्फ वीडियो देख लेंगे तब भी चैप्टर तैयार हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी से न्यूमेरिकल में नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। और थ्योरी भी अगर लिखोगे ना उसमें प्रोफार्मा बनाने को आ गया तो अगर बनाना सीख गए तो समझ लो 2, 4, 6 नंबर तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। और हमसे जुड़ करके अगर 10-20% नंबर ना बढ़े तो फिर पढ़ाना हमारा बेकार है। इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, फिर इस सब मेहनत का कोई औचित्य नहीं है। दोस्तों एक बार फिर से समझेंगे कि यहाँ पर 4 लिस्टें हैं और इधर भी 4 लिस्टें हैं, ABCD, और यहाँ पर EFGH। यहाँ पर H में कुछ नहीं लिखा जाता है, सिर्फ डेफिशिएंसी आती है, BR G में आ जाते हैं और बुक डेट्स ऐप में आ जाते हैं। इन 2 संपत्तियों को छोड़कर सब कुछ यहाँ पर, ये संपत्ति नहीं है, डेफिशिएंसी का मतलब कमी, ओके। सब संपत्तियां यहाँ पर रख दीजिए, बहुत इजी हो गया। सब संपत्तियां यहाँ पर, बुक डेट्स यहाँ पर, BR यहाँ पर। इधर आ जाएंगे, बनाएंगे मतलब लिखेंगे सीधा, सॉल्व उल्टा करेंगे। सबसे पहले प्रेफरेंशियल का पैसा दे दो, फिर पार्टली का पैसा, और फिर फुली का पैसा, और फिर बाद में जो कुछ भी बचा हुआ है वो सब यहाँ पर। इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन गारंटी से गलत नहीं होगा आपका, ओके। क्योंकि गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं मैंने बता दी कि ये जो संपत्ति बची हुई है इधर जोड़ना होता है, यहाँ जो खर्च किया हुआ है वो घटाना होता है। ये चीज़ें अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इसको भूलना नहीं है आपको। और बहुत सारी जहाँ जहाँ मिस्टेक्स होती हैं मैं न्यूमेरिकल बताऊँगा, पढ़ाऊँगा, सब समझाता चलूँगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो बस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, जिससे हमारे अंदर और ऊर्जा पैदा हो, हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बना करके और दें। और आपके लिए सब कुछ PDF से लेकर के नोट्स और अच्छी अच्छी वीडियोस हम इसी तरह से देते रहेंगे। आप अपना प्यार हमें इसी तरह से देते रहिएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा जिससे मुझे ऊर्जा मिले, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें ये आप पर डिपेंड करता है। अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा ना लग रहा हो तो कोई मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो आपकी सेवा लगातार कर ही रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे कॉमर्स विद संजीव सर के साथ। मिलते हैं, तब तक बाय बाय।